प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट तृतीय वर्ष में भौतिक शास्त्र विषय को पढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर एम.डी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। छात्र छात्राओं, पिछले अकादमिक वर्ष में कोरोना के कारण आपके अध्ययन में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास मैंने पिछले वर्ष किया था और पाठ तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से यहाँ हल करवाया था। आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। इस वर्ष मैंने यह निश्चय किया है कि तृतीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आपको ठोस अवस्था भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी के प्रश्न पत्र के जो इकाइयाँ हैं वो भी हम यहाँ क्लास में पूरी करेंगे। भौतिक शास्त्र विषय में चाहे आप कोई सी भी कक्षा में हो, 12वीं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, अथवा आप इवन एमएससी भी पढ़ रहे हों, तो कुछ फंडामेंटल या मूलभूत जानकारियां आपको सदैव अपनी टिप्स पर होनी चाहिए। आज मैं आपको मेरे इस लेक्चर वीडियो में उन्हीं जानकारियों के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, भौतिक शास्त्र में जैसा मैंने बताया, आपको सदिश राशियों की प्रारंभिक जानकारी हो। सामान्यतया सदिश के बारे में बच्चे जानते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो। सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन साथ में ये भी आवश्यक है कि दिशा और परिमाण के अतिरिक्त जो त्रिभुज अथवा समांतर चतुर्भुज अथवा समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार जिनका योग हो, वे ही राशियां केवल सदिश राशियां कहलाती हैं। क्योंकि विद्युत धारा जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा, दोनों होने पर भी ये अदिश राशि है, क्योंकि यह त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती। एक तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, किसी भी सदिश का निरूपण उसके सिंबल के ऊपर एक तीर का निशान लगा करके किया जाता है। सदिश को
दिशा के रूप में व्यक्त करने के लिए एकांक सदिश का इस्तेमाल किया जाता है। एकांक सदिश किसी भी सदिश और उसके परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। यह केवल दिशा व्यक्त करता है। इसका परिमाण एकांक होता है। और ये ध्यान दीजिए कि इसकी कोई इकाई अथवा मात्रक नहीं होता। भौतिक शास्त्र के समस्त विषयों में जो, चाहे वो ऑप्टिक्स की ब्रांच ले लीजिए, प्रकाशिकी की, चाहे सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्रांच ले लीजिए, चाहे आप गणितीय भौतिकी ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, चाहे आप मैकेनिक्स ले लीजिए, सब में सदिश का व्यापक उपयोग होता है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एकांक सदिश इकाई अथवा मात्रकहीन होता है। अब जितने भी एकांक सदिश होते हैं वो सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम परस्पर लंबवत अधिकतम 3 दिशाओं की या अक्षों के अनुदिश जब एकांक सदिश का चयन करते हैं, क्रमशः एक्स अक्ष, इसके अलोंग आई कैप, वाई अक्ष, इसके अलोंग जे कैप तथा जेड अक्ष के अनुदिश के एकांक सदिश का चयन करते हैं। अर्थात यदि मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक कण 10 मीटर चलता है एक्स अक्ष के अनुदिश, तो उसका विस्थापन 10 आई कैप होगा, मीटर में होगा निश्चित रूप से। अगर मैं कहता हूँ एक कण 5 मीटर जेड दिशा के अनुदिश चलता है, तो प्यारे बच्चों उसका विस्थापन 5 के कैप होगा। इस प्रकार सामान्यतया इन जनरल त्रिविम में किसी भी सदिश को हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। मैं एक विमीय या द्विविमीय में नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस लेवल पे आप खुद समझ सकते हैं कि इनमें से जो घटक एब्सेंट होगा, जैसे मान लीजिए 2 घटक एब्सेंट है तो अपने आप ही एक विमीय रह जाएगा। एक घटक एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो वो सदिश द्विविमीय में रह जाएगा। तो व्यापक रूप से हम तीनों सदिश के घटक बताते हैं। और इसको अगर आप डायग्राम के रूप में समझना चाहें तो बहुत सरल है। देखिए, कुछ बच्चे नए होते हैं, उनको मुश्किलें आती है डायग्राम बनाने में। मैं आपको एक सरल तकनीक यहाँ बताता हूँ। आपको सबको क्यूब या क्यूबॉइड बनाना आता होगा। तरीका ये है, ये क्यूबॉइड है, घनाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्यूबॉइड बोलते हैं। इस क्यूबॉइड के एक कॉर्नर को आप ओरिजिन ओ बता दीजिए, इसके दूसरे विकर्ण वाले कॉर्नर को ए बता दीजिए और दोनों को मिला दीजिए। ये लीजिए, आपका सदिश त्रिविम में तैयार है, ओ ए। अगर ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है और ये जेड दिशा है, तो ये ए एक्स हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा और ये ए जेड हो जाएगा। और इसकी लंबाई, ओ ए की लंबाई विकर्ण का मालूम है, तीनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर इसका वर्ग होता है। तो परिमाण जो आएगा वो ए मैग्नीट्यूड बराबर अंडर द रूट एक्स घटक का वर्ग प्लस वाई घटक का वर्ग प्लस जेड घटक का वर्ग, ये ए आएगा। ठीक है, ये सदिश ए का परिमाण होगा।
प्रिय छात्र छात्राओं, इसके साथ ही कई बार ये प्रश्न भी बच्चों के दिमाग में अटकता है कि सर सदिश जो है ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए अल्फ़ा कोण बनाता है, इस वाई से बीटा कोण बनाता है, और जेड एक्सिस से मान लो ये गामा कोण बनाता है। तो इसका त्रिविम में शो करना आपको विशेष रूप से समझ में आना चाहिए। द्विविम में कोई दिक्कत नहीं आती, एक अक्ष से अगर अल्फ़ा कोण बनाता है तो दूसरी अक्ष से 90 माइनस अल्फ़ा का कोण बना लेगा। लेकिन त्रिविम में यह तीनों दिशाओं से अलग अलग कोण भी बना सकता है, जैसे 60, 35 या 55 इस तरह के कोण बना सकता है। तो ऐसे में यहाँ वो कोण कैसे निरूपित किए जाएं प्रिय छात्र छात्राओं, तो देखिए एक्स अक्ष से अगर ये अल्फ़ा कोण बनाता है तो कोस अल्फ़ा का मान एक्स घटक बटा परिमाण होगा। वाई अक्ष से अगर ये है बीटा कोण बनाता है प्यारे बच्चों, तो कोस बीटा बराबर वाई घटक अपॉन परिमाण होगा। और छात्र छात्राओं जेड अक्ष से अगर ये गामा कोण बनाता है तो कोस गामा बराबर ए जेड अपॉन ए होगा। ठीक है, और इन तीनों में क्या संबंध है वो भी समझ लीजिए। इन तीनों का वर्ग करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 आएगा। इनको हम दिक् कोजाएं कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? दिक् कोजाएं। छात्र छात्राओं, जब आप ठोस अवस्था भौतिकी पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि क्रिस्टल संरचना को समझने के लिए इस त्रिविम सदिश के कॉन्सेप्ट से बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत सरल हो जाती है समझना अगर आपको एकांक सदिश का इनका अंदाज़ा हो कि घन कैसे बनाते हैं, घनाभ कैसे होता है, अलग अलग ज्यामितियाँ कैसे बनती है और सदिश का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, तो आप अचानक से पाएंगे कि आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्रिस्टल संरचना कम से कम बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एक तो ये सदिश का निरूपण हो गया, दिक् कोजाएं हो गई। दिक् कोजाओं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है और ये किसी भी सदिश को निरूपित हम त्रिविम में करते हैं। इसके अतिरिक्त सदिश में जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो है सदिशों के योग का नियम, जो बहुत ज़्यादा 3rd ईयर लेवल पे काम नहीं आता, लेकिन फिर भी हल्का सा मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ। योग का जो त्रिभुज नियम है और एक है समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज के नियम में किसी भी त्रिभुज की दो लगातार भुजाएं या दो भुजाएं लगातार दो सदिशों को निरूपित करती हैं तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करती है। P और Q के बीच का कोण मान लीजिए थीटा है, क्योंकि दो सदिशों के बीच का कोण उनकी दिशाओं के मध्य का कोण होता है। परिणामी सदिश अगर फाई एंगल बनाता है। और समानांतर चतुर्भुज के अंदर नियम में किसी भी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं अगर दो सदिशों P और Q का निरूपण करती हैं तो उसका जो विकर्ण होगा वो विकर्ण उनके रिजल्टेंट को शो करेगा। चित्र वैसा ही है, इसमें थीटा कोण P और Q के मध्य है, फाई कोण R का P के साथ है। प्यारे बच्चों, दोनों के परिमाण समान आएंगे। योग का परिमाण यानी योग के परिणामी का परिमाण R बराबर, ये फॉर्मूला आप सिद्ध भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, P का वर्ग प्लस Q का वर्ग प्लस 2 गुना P का परिमाण इंटू Q का परिमाण इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनके मध्य के कोण का कॉस कोजा, ये परिमाण आ जाएगा। और ये फाई एंगल अगर P के साथ बनाता है तो दिशा, इसको हम R की दिशा बोलेंगे। tan फाई बराबर Q साइन थीटा अपॉन
P प्लस Q cos थीटा। ओके, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ये परिणामी सदिश की क्या है, दिशा है। और मज़ेदार चीज़ आपको मैं बता दूं, कई बार मुझे बच्चे पूछते हैं क्लास में कि सर जब दो अलग अलग नियम आपने बनाए और परिमाण एक ही, उनके रिजल्ट एक जैसे हैं, तो फिर दो नियमों की आवश्यकता क्या है। एक अच्छे फिजिक्स स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न भी आने चाहिए और उनका निदान भी होना आवश्यक है। सुनिए, इसमें और इसमें एक फ़र्क है। इसमें दोनों सदिश, एक सदिश का जहाँ हेड ख़त्म होता है या हेड है, वहाँ दूसरे की टेल शुरू होती है, और इसमें दोनों की टेल एक साथ है। ये देखो, ये दोनों की टेल, ये दोनों कोइनिशियल यानी सप्रारंभिक सदिश हैं, ये एक के बाद एक है। तो जब दो सदिश एक के बाद एक हो, जैसे विस्थापन में क्या होता है, जैसे एक आदमी 100 किलोमीटर चलता है एक दिशा में, फिर मुड़ करके 50 किलोमीटर चलता है और हमें पूछा जाए कितनी दूर है, तो आप त्रिभुज के नियम का इस्तेमाल करेंगे। और एक ही कण पर अगर दो या दो से ज़्यादा बल लगते हैं तो प्यारे बच्चों हम समानांतर चतुर्भुज का उपयोग, नियम का उपयोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि विस्थापन ज्ञात करने में एक के बाद अगर एक सदिश अलग अलग समय पर उपस्थित हो तो उनका योग हम त्रिभुज के नियम से ज्ञात करते हैं। और अगर एक ही बिंदु पर एक साथ दो बल या दो सदिश कार्यरत हैं या उनका आदुर्भाव है, तो वहाँ हम समानांतर चतुर्भुज के नियम का इस्तेमाल करते हैं। प्रिय बच्चों, कल यानी अगले लेक्चर में मैं आपको इसी से संबंधित व्यवकलन और सदिशों का गुणनफल, ये दो बातें बहुत ही संक्षिप्त में समझाकर अपने व्याख्यान को पूर्ण करूंगा सदिश के बारे में। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय को पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।